Hello Bete, I hope all of you are well and also your study is going very well. In last lecture what we were discussing about friction. Okay, हमने frictional force के बारे में देखा था. Frictional force की definition देख ली थी, उसके types देख लिए थे, किस तरह से वो हमारी help करता है, चलने में helpful है या फिर हमारा चलने में oppose करता है, ये भी देखा था. और इसके साथ में ही हम conclusion पर पहुंचे थे कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम चलने में एबल नहीं होते. ठीक है, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखा था. फिर हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स. कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. दो टाइप्स पढ़े थे. दोनों टाइप्स फर्दर दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे. स्टैटिक फ्रिक्शन के किस में डिवाइडेड था? सेल्फ एडजस्टिंग और लिमिटिंग. सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू जितना हमने फोर्स लगाया खुद को एडजस्ट करता रहता है. अब वो खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. और जहां पर वो बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है कि फोर्स लगाया उसके बाद और वो उसने चलना स्टार्ट कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये किसका पार्ट है? स्टैटिक फ्रिक्शन का पार्ट है. नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पार्ट था वो क्या था? काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या था? काइनेटिक फ्रिक्शन में दो पार्ट्स थे. और पहली बात तो काइनेटिक फ्रिक्शन था कब? काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता था? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही हो. ठीक है, अगर एट रेस्ट है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के फर्दर टू पार्ट्स थे, और दो पार्ट्स जो थे काइनेटिक फ्रिक्शन के कौन कौन से थे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता था? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होती है. ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन कब होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है. ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से आता है? हमने एक तरह से तो ये चीज देख ली थी. ठीक है, उस दिन हमने देखा था कि पॉइंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से एबल हो पाती है बॉडी मूव करने में. अब रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर किस तरह से चलती है? तो जहां पर भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें देखो, कोई भी जो बॉडी है उसका टायर है, वो टायर क्या हो जाता है? थोड़ा सा दब जाता है. दब जैसा जाता है ना. आपने कभी भी कोई व्हीकल खड़ा किया होगा तो वो क्या हो जाता है? दब जाता है. तो अब मैं आपको इसको इस तरह से बना के दिखा देती हूँ. ठीक है, कि ये यहाँ पर क्या था? इसमें व्हीकल है. ठीक है, ये इसमें व्हीकल का टायर है, और ये टायर ऊपर की तरफ दबा हुआ है. ठीक है, रोड नीचे की तरफ नहीं दबा है, टायर ऊपर की तरफ दबा हुआ है. अगर टायर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड नहीं है तो टायर क्या होगा? ऊपर की तरफ दब जाएगा. और टायर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है. किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. कितना फोर्स लगा रहा है? वेट के अकॉर्डिंग, कि जो भी चीज है उसमें कितना वेट है. ठीक है, किस चीज का वो टायर है, वेट कितना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग. अब वो टायर क्या करेगा? ये अर्थ इसको वापस से क्या करती है? नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है, तो टायर क्या हो जाता है? थोड़ा सा दब जाता है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डोंट थिंक कि अर्थ दबी हुई है. अर्थ नहीं दबी हुई है, रोड नहीं दबा हुआ है. कौन दबा हुआ है? टायर दबा हुआ है. ठीक है, तो ये यहाँ पर टायर दबा हुआ है. तो जब जैसे ही वो फोर्स प्रोवाइड करेगी तो दो पार्ट लगा लो. एक तो ये, तो जो एल एम पार्ट है वो तो कहां पे जाने की कोशिश करेगा? ऊपर की तरफ. और के एल पार्ट क्या करेगा? नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा. तो इस तरह से ये क्या करती है? मूव करती है. अब जब ज्यादा दबा हुआ होता है तब चीजों को चलाना क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसीलिए कहते हैं कि टायर्स को क्या रखना चाहिए? प्रॉपरली इन्फ्लेटेड रखना चाहिए. ठीक है, जैसे आप प्रॉपरली इन्फ्लेटेड रखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कम लगेगा. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा. क्यों? क्योंकि देखो इधर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स पीछे वाले डायरेक्शन में लगेगा. ये वाला जो पोर्शन होगा टायर का, ये आगे की तरफ जाना चाहता है. सॉरी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इतना, ये तो पीछे की तरफ आना चाहता है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा. और ये वाला कहां जाना चाहता है? आगे की तरफ जाना चाहता है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर लगेगा? ये इधर जाना चाहता है. ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर लगेगा? इस तरफ लगेगा. ठीक है, बट
ये वाला फोर्स क्या कर देता है, ज्यादा फोर्स लगा देता है, ये वाला पार्ट ज्यादा फोर्स लगा देता है, तो टायर इजिली मूव कर पाता है। इसी तरह थोड़ा आगे जाएगा तो फिर आगे वाला पोर्शन दब जाएगा, फिर आगे वाला दब जाएगा। इसीलिए टायर्स को ऑलवेज क्या रखना चाहिए, प्रॉपरली इन्फ्लेटेड रखना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली इन्फ्लेटेड होंगे तो वो कम दबेंगे, कम दबेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, कार्स होते हैं, उन सभी को क्या दे दिया जाता है, व्हीकल्स पे के जो हैवी लगेज वगैरह ले जाने के जो बैग्स वगैरह भी होते हैं उनमें क्या लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे टायर्स लगा देते हैं, ताकि वो रोल करके सामान को इजीली ले जाया जा सके। एक तो आप 20 किलो वजन है आपके बैग में, उस 20 किलो को सर पे उठा के ला रहे हो, हाथ से उठाकर ला रहे हो, दूसरा उसको रोल करके ला रहे हो, कौन सा इजी पड़ता है। अब ये मत बोला मैडम उसको स्लाइड करके ले आएंगे, है बैग फट जाएगा, मम्मी मारेगी बहुत, चप्पल जूते जो मम्मी को आ सकेगा उसी से पिटेगी तुम्हें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम कर ही चुके हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। यू हैव टू राइट डाउन दैट इन योर नोटबुक, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखने ना कि वो सेल्फ एडजस्टिंग किस तरह से है, किस तरह से है वो सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अभी हम लाज लिख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, उसके साथ ही मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लाज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन यहां वाला लगा लेना, लाज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसके कितने लाज है भाई आपके पास, 4 लाज है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ limiting friction force depends on या फिर आप कह सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डिपेंड्स ऑन या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो इसको। ठीक है, इज एनी टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो बेटा। The magnitude of limiting frictional force between any two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction प्रोवाइडेड बाय द सरफेस। तो ये है आपके पास इसका फर्स्ट लॉ। ठीक है, कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक है, अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में लिखना है तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है, वो एक दूसरे, जो दूसरा सरफेस है वो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज वेट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा वेट के इक्वल नहीं होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये अपना एक साइड में बॉक्स बना के, ये आपको पॉइंट बॉक्स बना के बेसिक से लिख लेना। देखो भाई, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो अपोजिट फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है सरफेस से और परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज किसके, सरफेस के। तो यहाँ पर ये mg लगा रहा है हॉरिजॉन्टल के केस में, तो इसने कितना नॉर्मल रिएक्शन दे दिया ऊपर की तरफ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, और रिएक्शन मतलब कितना दे रहा है। ठीक है, तो ये mg और परपेंडिकुलर रिएक्शन, तो ये यहाँ पर क्या हो गया r, तो इसमें तो r किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया फर्स्ट केस। r किसके बराबर हो गया, इसमें mg के बराबर हो गया। सेकंड देखो, इन केस अगर आपका जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से होता तो वेट तो हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो वेट तो इस तरह से लगेगा mg। ओके, अब वेट इस तरह से लगेगा बट नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तभी तो उसका नाम ही है भाई, नॉर्मल रिएक्शन उसका नाम है। वो क्या लगेगा, सरफेस की परपेंडिकुलर। अब ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बनाएगा भी। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है
इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर सकते हैं कंपोनेंट में। ये कितना मान लिया, अगर हमने थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये mg sin थीटा और ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा। अभी हम आगे और फर्दर पढ़ेंगे ना, तब एक बार फिर से देखेंगे। वैसे देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको इधर मूव करवाना है तो आप क्या करोगे, कितना नॉर्मल रिएक्शन, किस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पर इस तरफ मूव करवाना चाहते हैं, ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन होता है ऑलवेज, इधर लगेगा। और कितना लगाना पड़ेगा आपको, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा F, और साथ में ये वाला फोर्स mg sin थीटा भी हो जाएगा। तो इस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जब चीजों को ऊपर खींचना होता है तब, नीचे खींचना होता है तब। ये mg sin थीटा तो आपकी हेल्प कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल को आपको माइनस करना होता है, इसीलिए चीजों को नीचे खींचना इजी होता है, ऊपर खींचना मुश्किल। बट यहाँ पर हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन की। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा R, और ये किसके बराबर होगा, ये यही कंपोनेंट इसको वापस नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, ये समझ में आना सबसे मेन थिंग है कि नॉर्मल रिएक्शन कौन सा कंपोनेंट आएगा। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और कंपोनेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कंपोनेंट्स क्लियर नहीं है फिर तुम ना तो न्यूमेरिकल कर सकते हो और थ्योरी भी इतनी नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो, इन केस अगर हॉरिजॉन्टल होता तो हमेशा ही mg के बराबर थोड़ी ना होता है, ऐसे होता तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन है ये, ऑब्जेक्ट यहां पर कितना फोर्स लगाएगा, वेट तो इधर लगेगा नहीं, वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा। तो दीवार पर ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही क्या मिलेगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वेट, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दैट। ओके, सेकंड लिखो भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, मैं यहीं से लिख रही हूं, तुम्हें कंप्लीट लिखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द nature of, depends upon the nature of surfaces in contact, surfaces in contact with each other, with each other, and also depends on the area of contact, depends on the area of contact। ठीक है, तो आपकी दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो नेचर है, जो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, किस टाइप के हैं। ठीक है, और कितने एरिया के साथ वो कांटेक्ट में है, इस चीज के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया कांटेक्ट में है। ठीक है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, इस बात पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट वाले को रब कर दूं, अब तक तो लिख ही लिया होगा, ये लिखने के बाद तो मैंने तुम्हें इतनी रामायण समझा दी, कहना तुम्हें यही है फिर सुबह उठ के सीता किस कबाब था। जो भी कहावत होती है वो देख लेना। ठीक है, अब देखो भाई, थर्ड क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is opposite to the direction in which the object is
ऑन द वर्ड्स टू मूव। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो क्या होगी, अपोजिट होगी उस डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, देखो भाई इस वाले को ना यहां से, एरिया वाले को यहां से हटाओ एक बार, सेकंड में से कट कर देना, क्योंकि इसके साथ ना और अटैच करना पड़ेगा, जो एरिया वाली है उसके साथ एक और लाइन हमें अटैच करनी पड़ेगी, तो उसको हटा दो, ये पहले इसको कंप्लीट कर दो। इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड देयर रफनेस एंड स्मूथनेस लिख लो इसको। ठीक है, देयर रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस, कि कितने रफ है सरफेसेस, कितने स्मूथ है, इस चीज के ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका, वही मिटा दिया, कोई बात नहीं, लिख लेना और वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा हो। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ ला है ना, वो लिखो द मैग्नीट्यूड या फिर द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स या इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ, इज independent of the apparent area of contact between the surfaces provided the normal reaction remains the same, normal reaction remains the same। ठीक है, लाज हो गए आपके पास। अब देखो भाई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लो एक बार लाज का। ओके, ये है हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर एक पुली अटैच है और इससे आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना है। ठीक है, इस पुली के साथ आपने एक पेन को अटैच कर रखा है। ओके, ये है ब्लॉक ए। ओके, नाउ हमने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो भाई पहला जो लॉ था वो क्या कहता था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहां पर हमने देखा कि जब यहां पर ए फोर्स था, ओनली जब ए ब्लॉक था, तो यहां पर हमें कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा था, 10 न्यूटन। हमने जैसे ही 10 न्यूटन लगाया तो ये चलना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में इसका मतलब जो मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि उस पर ये क्या हो गया, चलना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो इस केस में आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, 10 न्यूटन। बट फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक लगा दिया और उसका भी वेट कितना था, इतना ही था जितना एक ब्लॉक का था। तो फिर हमने देखा कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना हो गया, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन पर जो हमने यहाँ पर वेट लटकाया है, जो फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ये फोर्स बढ़ रहा है, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अब डबल हो गई, जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन डबल हो गई वैसे ही वेट भी क्या हो गया, डबल। फिर आपने एक और ब्लॉक रख दिया, वो भी सेम था, तो नॉर्मल रिएक्शन को आपने ट्रिपल कर दिया, तो वेट भी क्या हो गया, ट्रिपल। और जैसे जैसे यहाँ पर फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता चला गया। अब देखो ये यहां से आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपने वेट किया है और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो हमेशा ही इसके यहाँ पर रखते ही लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन नहीं हुआ है, क्योंकि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। हम ये कह रहे हैं कि 10 न्यूटन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमने यहाँ पर 2 न्यूटन लगाया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो वो हमेशा यहाँ पर 10 न्यूटन रहेगा, मतलब हमारे हिसाब से हम ऐसा सोच सकते हैं ना
कि वो हमेशा यहाँ पर कितना रहेगा 10 न्यूटन। बट फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से, जब ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो इस हिसाब से इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 2 न्यूटन, तो बॉडी तो मूव करनी चाहिए। बट क्या बॉडी मूव करती है? नहीं। इसीलिए जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, अब ये जब 2 न्यूटन है तो ये 2 न्यूटन। ठीक है, जब ये 4 हो जाता है तो ये भी कितना हो जाता है? 4 न्यूटन। ठीक है, ये 6 हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये जैसे ही 10 हो जाएगा तो फिर ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? चलना स्टार्ट कर देगा। तो जब चीजें समझ में नहीं आए तो आप फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू उन चीजों को समझ लिया करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो भाई, यहां से ए और बी, ये तो पहला ला क्लियर हो गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल रिएक्शन के। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल वो होगा। जितना आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाते जाओगे उतना ही फोर्स बढ़ता चला जाएगा। वो हमें कहां से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ये जो इसका अपोज कर रहा है, अदरवाइज तो इसको चल पड़ना था। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, सरफेस स्मूथ होते तो ये इजीली आ जाता जल्दी से, है ना। सेकंड ला क्या था कि जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है उस डायरेक्शन से हमेशा ही डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी? अपोजिट मिलेगी फ्रिक्शनल फोर्स की। तो जब हमने देखा कि जब इधर की साइड आप फोर्स लगा रहे हो, इसी टेबल पर यही ब्लॉक है, यही पुली है और यही गेट है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर लग रहा है? इधर की तरफ। वो उस टाइम पे इधर अपोज कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको यहां से उठाकर इस तरफ रख दिया तो ये अगर 30 न्यूटन हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता तो ये साथ साथ आ जाना चाहिए था और जल्दी जल्दी आना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? फिर ये इधर की साइड, तो हमें इतना ही फोर्स इधर की तरफ भी लगाना पड़ा। ठीक है, सेम फोर्स हमें क्या लगाना पड़ा? इधर की तरफ। तो इसका मतलब जब हम इस तरफ मूव करना चाहते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में हो जाता है। जब हम राइट साइड में मूव कर रहे थे उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में था। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कर दिया? सेकंड लॉ को भी प्रूव कर दिया कि जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वो क्या होती है? अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ to the direction of motion in which the object is on the verge to move. On the verge to move मतलब जिसमें बस ऑब्जेक्ट चलने ही वाला है। ठीक है, थर्ड जो था वो क्या था? थर्ड, ये फोर्थ था ना। थर्ड क्या था कि वो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट पर। तो हमने देखा कि अगर हमने यहाँ पर टेल्कम पाउडर डाल दिया तो ये क्या हो गया? इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? कम हो गया और ये जल्दी से नीचे आ गया। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पर टायर्स लगा दिए, 4 टायर्स लगा, सॉरी टायर्स मत लगाओ तुम। ठीक है, हमने यहाँ पर टेल्कम पाउडर डाल दिया, तो अब टेल्कम पाउडर डालते ही या फिर कोई भी लुब्रिकेंट डालते ही वो तो क्या करता है? यहाँ पर केले का छिलका रख दिया बेसिक से तुमने तुम्हें किसी को गिराना हो वहां पे केले का छिलका गिराओगे, है ना। वो भी लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। फिर हमने देखा है कि 20 न्यूटन की जगह हमें 10 ही लगाना पड़ा। बहुत ही बढ़िया बात है। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि नेचर के ऊपर जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उसके नेचर के ऊपर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर उनके नेचर में, अगर वो जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, अगर उनकी जो रफनेस है वो ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। स्मूथनेस भी एक्सेस में ज्यादा है, बहुत ज्यादा एडहेशन फोर्स है, बहुत ज्यादा ही स्मूथ है, बहुत अडेशन फोर्स है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास पास आके चिपक जाते हैं और फिर जाने ही नहीं देते दूर, तो उस टाइम पे भी फोर्स बढ़ गया। तो ये किस पर डिपेंड करता है? दैट मीन्स उसके नेचर पर। ठीक है, कि दोनों जो सरफेसेस हैं वो कांटेक्ट में हैं, उनका नेचर कैसा है। थर्ड क्या है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस प्रोवाइडेड द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। तो क्या है, ये बॉक्स जो है ना, ये आपने बी बॉक्स नहीं रखा, एक तो ये ए बॉक्स था, इसको हटाकर इतना जो एरिया था इस एरिया में आपने क्या किया? 2 बॉक्स रख दिए, ए एंड बी। अब एरिया तो बढ़ गया लेकिन दोनों का जो वेट है वो कितना है? जितना पहले था। इसका भी a/2 और इसका भी a/2, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन अभी भी कितनी मिलेगी? ए मिल रही है। अब जब नॉर्मल रिएक्शन ए मिल रही है तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो कितना था?
10 न्यूटन ही आ रहा था, 10 न्यूटन पर ही ये दोनों चलने लग गए थे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट तो बढ़ गया, बट एरिया ऑफ कांटेक्ट के बढ़ जाने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये ढीठ है, नालायक है, तो इसने क्या कर, जितना इसका वेट था ये उतना ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, उतना ही ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बट फिर हमने देखा इससे भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर हमने देखा कि इन दोनों को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है, दो बॉक्सेस हैं, दोनों का वेट कितना है, जितना पहले ए का था, ठीक है, जितना ए का पहले था उतना ही वेट है। अब की बार हमने क्या देखा कि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिला, 20 न्यूटन मिला। इससे हमें यहाँ पर क्या साबित हो गया कि जो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कब तक उस पर डिपेंड नहीं करता, जब तक डिपेंड नहीं करता तब तक कि नॉर्मल रिएक्शन सेम है, या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, एरिया कितना भी हो उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रिक्शनल लॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज थे, और उसके साथ ही उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बताओ भाई, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता था, फर्स्ट लॉ हमारे पास बोल रहा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहां से ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, म्यू इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and is known as coefficient of friction, और आप इसको क्या कहते हैं, coefficient of friction इसको कहते हैं, ठीक है। जब तक ये स्टैटिक में होता है तब इसके साथ में क्या लगा देते हैं, म्यू एस, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, coefficient of static friction, ओके, coefficient of static friction। बट जब बॉडी, कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो ये म्यू एस है इसको, ये यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स में, ये किस में हो जाएगा, म्यू के में, ठीक है, और ये हो जाएगा आर, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो एफ के है वो क्या होता है, कम होता है देन एफ एस, वी नो दैट, हम सभी को पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल है वो ज्यादा होता है देन रोलिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस एम्प्लाइज, या फिर सो म्यू के इज लेस देन म्यू एस, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, तो म्यू के क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू म्यू एस, ठीक है। तो ये हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन के, जब रोलिंग फ्रिक्शन होगा तब मतलब इसका मतलब क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर आपसे ये कह रखा हो कि एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, एक रोलिंग के लिए गिवन है, एक आपको स्टैटिक के लिए गिवन है, तो सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक का, उसके बाद स्लाइडिंग का, और फिर होगा रोलिंग फ्रिक्शन का। अब अगर आपसे आपको ऑर्डर में लगाने के लिए दे दे तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आफ्टर दैट होता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आप देखो भाई, आपका एक ग्राफ रहता है, ठीक है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, कि ग्राफ कैसे बनेगा दोनों के बीच में, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कैसा बनेगा भाई, इस तरफ मैंने क्या ले लिया, फोर्स ले लिया, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ, ओके, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है,
और ये ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे स्टार्टिंग में आप फोर्स बढ़ाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। फिर आएगी एक मैक्सिमम लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर जो आपने फोर्स लगाया वो किसके बराबर था, फ्रिक्शन की लिमिट के बराबर था। तो ये B हो गया और ये क्या हो गया, पॉइंट मैंने B मान लिया, और ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस वाले एरिया में ये जो था ये कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहां से ये फिर इस तरह से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा कौन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। वो तो फ्रिक्शन की लिमिट ही हो गई ना, फिर ये इस तरह से चलेगा। ओके, जैसे जैसे आप फोर्स फिर अप्लाई करोगे फर्दर उसके बाद, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से चले। ठीक है भाई, आप देखो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ग्राफ भी हो गया है और एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट हम फर्दर कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। योर नोटबुक मस्ट बी कंप्लीटेड। ओके, किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि नोटबुक ये कंप्लीट नहीं है या फिर कोई और बहाना तुम बना दो, पिटाई हो जाएगी तुम्हारे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो और अगर वैसे तुम बोलना चाहो तो इसको FL बोल सकते हो, ये इधर इस वाले पोर्शन में FS, और ये इससे आगे का जो पोर्शन है इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी लिख लेना साथ में, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाला क्या है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे।